नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 हिंदी में चैप्टर नंबर 14 लोकगीत। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। देखिए यहाँ पे इस पार्ट के अंदर लोकगीत की हमारी बात की जा रही है। लोकगीत हमारे क्या होते हैं? लोकगीत मतलब हम उन गानों को कहते हैं जो कि किसी एरिया में, मतलब किसी एरिया के अंदर बनाए होते हैं, किसी एरिया के बने होते हैं और वहाँ के एरिया के जो लोग हैं, मतलब वहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, वो कोई त्यौहार होता है या कोई शादी या कोई फंक्शन होता है तो उसमें गाते और नाचते हैं उन गीतों पे, तो उनको हम लोकगीत कहते हैं। ठीक, लोकगीत मतलब वो गीत जो कि कहीं किसी स्थानीय क्षेत्र का बना हो। ठीक है, अच्छा। इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोकगीत है वो हमारे शास्त्रीय संगीत से बहुत ज़्यादा भिन्न होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग होता है। लोकगीत सीधे जनता का गीत है। मतलब ये है कि भाई जो लोकगीत होता है वो किसका गीत है? जनता का गीत है, यानी कि लोगों का गीत होता है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत किसके गीत हैं? ये घर, गांव और नगर की जो जनता है, मतलब नगर के जो लोग हैं, उनके ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें कह रहे हैं कि इनके लिए साधना से यहाँ पे इनका मतलब है प्रैक्टिस से। ठीक है, कि लोकगीत गाने के लिए या लोकगीतों पे नाचने के लिए या थिरकने के लिए आपको किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। और जो लोकगीत हैं ये कोई फेस्टिवल हो गया, कोई विशेष अवसर जैसे किसी का जन्मदिन है या शादी है, तो इन पे जो लोकगीत हैं ये हमारे गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि बहुत ही लंबे समय से ये जो लोकगीत हैं इनको गाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, और इसको रचने वाले कौन हैं? इसको रचने वाले ज़्यादातर लोग कौन हैं? गाँव के लोग हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है और महिलाओं ने भी ये जो लोकगीत है इनकी रचनाओं में बहुत ही विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजे की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। और ये जो गीत होते हैं इनको गाने के लिए किसी बाजे वाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर किसी के पास में बाजा है तो लोकगीत के साथ में कोई साधारण सा बाजा जैसे कि ढोलक हो गया, झांझ हो गया, बांसुरी हो गया, करताल हो गया, इन सबको बजा के भी लोकगीतों को साथ में गाया जा सकता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। एक समय हुआ करता था जब जो शास्त्रीय संगीत है, मतलब जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, उसके सामने जो लोकगीत होते हैं इनको बहुत ही हेय, मतलब इनको बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो कि नीचे माना जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है, और हाल ही तक इनकी बड़ी ज़्यादा उपेक्षा यानी कि इनकी बड़ी ज़्यादा बुराई भी की जाती थी। ऐसा क्यों कहा जाता था? देखिए, शास्त्रीय संगीत को गाने के लिए इंसान को लय, धुन और साथ में बहुत सारे प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लोकगीत को कोई भी कभी भी गाना शुरू कर सकता है, बस उसको लोकगीत थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से लोकगीत के मुकाबले इसकी बहुत ज़्यादा ये लोकगीत कह रहा हूँ, ये हमारा जो है शास्त्रीय संगीत, इसके मुकाबले जो लोकगीत है इसकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में ही परिवर्तन हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है कि वैसे तो इसकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, लेकिन साधारण लोगों के लिए ये गीत हमारे क्या है, बहुत ही ज़रूरी हैं। और आज के समय में अब लोकगीतों को उतना बुरा नहीं माना जाता है, मतलब उतना तुच्छ नहीं माना जाता है, और अब एक तरीके से कह सकते हो कि ये अलग अलग जगह के कला और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों
के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई अब लोगों ने जो अलग अलग बोलियों में बोले जाने वाले या गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं उनको समझना शुरू किया है, उनका संग्रह बनाना शुरू किया है। और अब ये जो हमारा संग्रह है ये बहुत ही क्या हो रहा है, प्रसिद्ध होने लग गया है और कई जगहों पे ये प्रकाशित भी होने लग गया है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। अब ये कह रहा है भाई लोकगीत के हमारे कई प्रकार होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इसमें ये कह रहा है कि इनके कई सारे प्रकार हैं जिनमें से एक प्रकार तो बड़ा ही क्या है, सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। और ये संगीत कौन सा है, ये संगीत किसका है, ये संगीत है हमारे देश के आदिवासियों का। आदिवासी किसको कहते हैं बेटा, आदिवासी उनको कहते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो ये गीत, ये जो संगीत है ये हमारे आदिवासियों का भी संगीत है। मध्य प्रदेश दक्कन छोटा नागपुर में खोंडगांड, ओराव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं। अब ये कह रहा है कि भाई मध्य प्रदेश दक्कन और छोटा नागपुर में ये जो ऐसे हैं मतलब खोंड खांड और ये ओराव मुंडा और भील संथाल नाम के जो संगीत हैं, जो लोकगीत हैं वो यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बांध जिनमें एक सेकंड को जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बांध ना सका और नृत्य लहराता रहा। देखिए इसमें ये कह रहा है कि ये जो संगीत है ये आज भी अमर है, मतलब बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आज भी ये जो संगीत हैं ये हमारे आज भी प्रयोग किए जाते हैं, आज भी ये अमर हैं। इसके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। और ये जो गीत हैं हमारे कौन कौन से, ये जो हमारे हैं गोंडखांड, ओराव मुंडा और भील संथाल, ये किस में गाए जाते हैं, बड़े बड़े दलों में ये गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों का दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। और 20-20, 30-30 लोगों का दल बनाया जाता है जो कि एक दूसरे के जवाब में इस गीत को मतलब इन गीतों को गाते हैं, तो सब कुछ गूंज उठता है, मतलब खूब दूर दूर तक उनकी आवाज़ जाती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। अब जो पहाड़ियों के लोकगीत हैं वो भाई काफ़ी मशहूर हैं, वो भी काफ़ी अलग अलग अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। इसमें ये कह रहा है कि भाई उनमें कई भिन्न भिन्न रूप होते हैं, मतलब जो पहाड़ी गीत हैं उनमें क्या होते हैं, कई भिन्न भिन्न हमारे रूप देखने को मिल जाते हैं और अशास्त्रीय होने के कारण उन सब में एक समानता भी देखी जा सकती है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत, उन्हें गाने और अपनी अपनी विधियां हैं। मतलब ये है कि भाई जो गढ़वाल है, किन्नौर है और ये कांगड़ा है, यहाँ पे अपने अपने इनके लोकगीत हैं और उनको गाने की इनकी खुद की अलग की एक विधि है, मतलब एक तरीका है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है और एक तरीके से ये जो इस क्षेत्र के गाने हैं उन गानों को अब लोग उनके जो स्थान का नाम है उससे नहीं बल्कि पहाड़ी नाम से जानते हैं। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई बहुत अच्छा पहाड़ी गाना गा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो गाने जो कि इन क्षेत्रों में गाए जाते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। अब ये कह रहे हैं कि जो असली लोकगीत है वो तो देश के गांव और देहातों में हमको दिखता है। इनका संबंध देहात की जनता से है और इनका जो संबंध है वो ज़्यादातर किससे है, देहात यानी गांव की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें और इन गानों में, मतलब जो देहात के गाने हैं इनमें वही बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, बारामासा, सावन और मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। और ये जो लोकगीत हैं ये इन अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं और बाउल और भतियाली कहाँ के गीत हैं, ये हमारे बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं और पंजाब में माहिया नाम का लोकगीत होता है। ऐसे ही हीरा रांझा, सोहनी महिवाल संबंधित गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई पंजाब के अंदर और भी गीत हैं
कौन कौन से? एक तो ये माहिया हो गया, दूसरा हीरा रांझा, सोनी माहीवाल, ये सब किसके हैं? पंजाब के बहुत ही मशहूर लोकगीत हैं। और साथ में जो ढोला मारू है, ये राजस्थानी क्षेत्रों का बहुत ही मशहूर लोकगीत है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहुत जीवन से लेते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये जो देहाती गीत हैं, इनके जो रचयिता हैं, मतलब इनको जो बनाने वाले हैं, वो इन गीतों के जो एक तरह से कह सकते हैं जो इंस्पिरेशन है, जो लफ्ज़ है, वो अपनी कल्पना से नहीं उठाते हैं, बल्कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें घट रही हैं उनके हिसाब से, या फिर उनके हिसाब से, उनको ध्यान में रख के इन लोकगीतों की रचना की जाती है, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। और यही कारण है कि भाई जो लोकगीत हैं वो लोगों के मन को छूने में कामयाब होते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्ग, सावन, सोरठ आदि हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि उनके जो राग हैं, मतलब गाने के जो राग होते हैं, धुन हैं, वो भी बहुत ही साधारण होती हैं, जिसको कोई भी आराम से सीख के गा सकता है। करवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। और करवा, बिहरा और धोबिया नाम के जो लोकगीत हैं, ये कहाँ पे? देहातों में, यानी गाँव में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और जब भी कहीं पे लोग गाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। और इनकी भाषा के संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये जो भाई लोकगीत हैं, ये गांव और जो भी हमारे देहात हैं, उनकी जो बोलियां हैं उनमें गाई जाती हैं। मतलब गांव में जो बोली बोली जाती है, उसी बोली में जो लोकगीत हैं वो भी गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े ही आह्लाददार और आनंददायक होते हैं। और इसी कारण से ये बहुत ही आनंददायक, यानी कि मन को बड़ा ही आनंद देने वाले और बहुत ही आह्लाददार होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। अब इनका जो भाई राग है, इन गीतों का जो राग है, वो बहुत ही साधारण है और काफ़ी आकर्षक भी है। और साथ ही में इन गीतों को जिन बोलियों में गाया जाता है, अब क्योंकि देखिए किसी क्षेत्र की भाषा में गीत गाए जा रहे हैं, मतलब उस क्षेत्र के सारे लोग उस गीत को अच्छे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो वही चीज़ है कि भाई यहाँ पे जो आसान राग हैं, उनके साथ साथ में जो आसान से समझी जाने वाली इन गीतों की भाषा है, वो भी इन गीतों की लोकप्रियता को और ज़्यादा बढ़ाती है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। अब ये कह रहा है कि भाई भोजपुरी भाषा में करीब 30 से 40 साल हो चुके हैं। इससे पहले से हमारा विदेशिया नाम का जो लोकगीत होता है उसका प्रचार हो रहा है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। और गाने वालों के अनेक समूह, मतलब ये ग्रुप में गाया जाता है, समूह में गाया जाता है। और गाने वालों के जो ये अनेक, मतलब कई सारे समूह हैं, ये गांव में यानी कि देहातों में घूम घूम के ये गाना गाया करते हैं। उधर के ज़िलों में, विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई बिहार के जो हमारे कई सारे ज़िले हैं, वहाँ पे विदेशिया बड़ा ही हमारा एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इन गीतों में अधिकतर रसिकापियों और पियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेम की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इसमें यह है कि भाई इन गानों के अंदर किसकी बात होती है? इन गानों के अंदर रसिक पियों की और प्रियाओं की बात होती रहती है। साथ में जो परदेसी प्रेमी है, मतलब जो परदेसी प्रेम है, उसकी भी इन गानों में बहुत बात होती है। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं। अब जो जंगल में रहने वाली जाति हैं, उनके भी अपने खूब सारे दल गीत होते हैं। अधिकतर बिहरा आदि में गाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर किसमें? बिहरा आदि जगहों पे गाए जाते हैं। पुरुष एक और महिलाएं दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं।
इसमें ये कह रहा है कि भाई कैसे गाए जाते हैं। इसमें पुरुष एक तरफ और महिलाएं एक तरफ, और एक दूसरे के जवाब में इन गीतों को गाया जाता है, और इतने ज़ोर ज़ोर से और इतनी शक्ति और फूर्ति के साथ में गाया जाता है कि भाई चारों दिशाएं मानो गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। अब ये कह रहा है कि पर इधर कुछ काल से ये जो हमारे दलीय गायन है इनका क्या हुआ है, हास्य हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे प्रकार के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय गाने कौन कौन से हमारे आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेली खंड में गाए जाते हैं। ये कहाँ गाए जाते हैं, ये भैया बुंदेली खंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपना महाकाव्य में बखान किया है। और ये जो गाने हैं हमारे कौन से आला वाले, इनका जो आरंभ है वो चंदेल के राजाओं के जो राज्य कवि थे जगनिक, उनसे माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने एक महाकाव्य में आला उदल की वीरता का बहुत बखान किया था। पर निश्चित है, एक सेकंड, पर निश्चित ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई निश्चित है कि इनका जो छंद है, मतलब इनके जो गाना गाने जाने का जो तरीका है, उसको जो अलग अलग क्षेत्र के या फिर जो अलग अलग कवि थे, उन्होंने उनके जो काव्य हैं या उनके जो गीत हैं उनमें उनका प्रयोग किया है। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं, और इन गीतों को गाने वाले ढोलक लेके गांव-गांव जाते हैं और उसको गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं, और इसी की सीमा पर वो हमारे उन गीतों यानी कि उन गानों का भी स्थान है जिनको तब गाया जाता है जब रस्सी के ऊपर जो खेल नहीं दिखाते हैं लोग, वो भी मतलब उस समय भी ऐसे गीत गाए जाते हैं। अधिकतर ये गाद्य पदामक हैं और इनके अपने बोल हैं, और ज़्यादातर ये जो हमारे गीत हैं ये थोड़े अलग होते हैं और इनके खुद के अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की बहुत सारी संख्याएं हैं। हाँ, तो ये गीत भी लोक गीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतों ही गाती हैं, और ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये भी हमारे लोकगीत हैं, और इनको ज़्यादातर कौन गाते हैं, इनको ज़्यादातर औरतें यानी महिलाएं भी गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, और इनको सिरजती मतलब कि इन गानों को और बेहतर बनाती और ज़्यादा इसको सही बनाती भी ज़्यादातर कौन है, महिलाएं ही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है। मतलब ये कि वैसे जो पुरुष हैं उनके भी रचने वाले और गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता महिलाओं से है। लेकिन ये जो गीत हैं ये ज़्यादातर इनका संबंध किससे है, महिलाओं से है, मतलब इसकी रचयिता कौन है, महिलाएं ही हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, और इस हिसाब से जो हमारा देश है इंडिया, ये बाकी देशों से अलग है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई इसीलिए हमारा जो भारत है वो बाकी देशों से अलग है, क्योंकि भाई बाकी देशों में जो गाने हैं वो ज़्यादातर स्त्रियों द्वारा नहीं बल्कि मर्दों द्वारा बनाए जाते हैं, और जो गीत होते हैं वो जनजातियों और बाकियों द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि भाई स्त्रियों का इन गीतों को बनाने में ज़्यादा बड़ा योगदान विदेशों में नहीं होता है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाने जाते हुए रहा के विवाह के मटकोट जनार को संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली को
जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। अब कहा कि भाई त्यौहार में और नदियों के त्यौहार में नहाने के लिए जाते वक्त, साथ ही में अवसर, कोई ख़ास अवसर है, कोई ख़ास त्यौहार है, तो इन पे ये जो गीत हैं ये कौन गाती हैं? ये स्त्रियां ही गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। और कुछ अवसरों पर जो महिलाएं हैं वो आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुराने समय से गीतों को गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। और जो महाकवि हैं कालिदास और इनके से बाकी जो कवि हैं, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में जो महिलाओं द्वारा गाए जा रहे जो लोकगीत हैं उनका हवाला दिया है, मतलब उनके बारे में बताया है। सोहर बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गाने में से कुछ हैं। मतलब ये है कि भाई कुछ गानों के नाम हैं जैसे कि सोहर बानी और सेहरा, ये सब क्या हैं? ये महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले कई गीतों में से कुछ गीत हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। और वैसे तो 12 मासों के जो गाने हैं, मतलब हर महीने के जो अलग अलग लोकगीत हैं, ये पुरुषों के साथ में महिलाएं भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि जो नारियों के मतलब महिलाओं के गाने हैं ये अकेले नहीं गाने वाले होते हैं बल्कि ये दल बना के गाने वाले होते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उसमें मेल नहीं होते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई जब समूह में लोग गाते हैं तो कई सारे जो कंठ हैं, मतलब कई सारे जो लोग हैं वो एक साथ गाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी स्वर होते हैं जो कि भाई उस गाने में बिल्कुल भी नहीं मेल खाते हैं। फिर भी त्यौहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद त्यौहार और शुभ अवसरों पे ये जो लोकगीत हैं ये सुनने में बहुत ही भले, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और गांव में और नगरों में गायिकाएं मतलब कि महिला गायक भी होती हैं जो कि अलग अलग अवसर, जैसे कि विवाह है, किसी का जन्मदिन है, उस पर उनको बुलाया जाता है ताकि वहाँ पे वो आके गाएं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। और सभी ऋतुओं में मतलब सभी मौसम में जो महिलाएं हैं वो दल बांधकर खूब उल्लास के साथ में इन गानों को गाती हैं। पर होली बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। और इसमें कह रहा है लेकिन होली, बरसात और जो कजरी है वो उनकी मतलब महिलाओं की अपनी खुद की चीज़ है जो सुनते ही बनती है, जिसको सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। पूरब और बोलियों में अधिकतम मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब ये कह रहा है भाई पूरब को बोलियों में मतलब पूरब की जो बोलियां हैं उसमें ज़्यादातर कौन से गाने गाए जाते हैं? ज़्यादातर जो मैथिल कोकिला हैं ऐसे मतलब इनके गाने गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। लेकिन भारत के जो अनेक मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं उनके खुद के वहाँ के विद्यापति हैं। विद्यापति किसको कहते हैं? विद्यापति उन लोगों को कहते हैं जो कि अपना मतलब अपने उन्होंने कुछ गीत हो गया, काव्य हो गया, उनकी खोज की होती है। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो ढोलक की मदद से कई सारे गानों को गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है और अक्सर इनके गानों के साथ में नाचने का भी मतलब नाचा भी जाता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। और ये कह रहा है कि भाई गुजरात का एक प्रकार का जो दलीय गायन मतलब दल में गाने जाने वाला जो गाना है वो कौन सा है? वो हमारा गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। और इसको वो विशेष विधि से मतलब कि एक ख़ास तरीके से अपने एक गोले में घूम घूम के महिलाएं गाती हैं।
साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं, और इसमें जो लकड़ियाँ हैं उनको भी बजाया जाता है, जो बाजे का काम करती हैं, और जो लकड़ियाँ हैं वो किसका, बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं, और इसमें नाचना गाना साथ में होता रहता है। वस्तुतः यह नाच ही है, और एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारा नाच ही कहलाएगा। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है, और अब ये जो हमारा है गरबा, ये सभी प्रांतों में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। अब ये कह रहा है कि भाई इसी प्रकार होली जब होती है तो उसमें ब्रज के में क्या होता है, रसिया चला करता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। और इसको क्या मतलब, इसको दल में गाया जाता है, ग्रुप में गाया जाता है, और उसे खासकर महिलाएं तो खूब अच्छे से गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। गांव के गीतों के असलियत में बहुत सारे हमारे प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। इसमें ये कह रहा है जहाँ पर जीवन खूब इठला इठला कर लहराता है, कहाँ की बात कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं कि भाई गाँव में जीवन खूब इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कोई कमी हो सकती है, नहीं हो सकती है। उदाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। सॉरी, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई उद्यम जीवन मतलब वहाँ गांव का जो जीवन है उस पर वहाँ पर कई सारे गाने बने हुए, मतलब गांव के जीवन पे कई सारे गाने गांव में बने हुए हैं। इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा पाठ। देखिए, मुझे पता है इसकी जो हिंदी है वो थोड़ी टफ फॉर्म में लिखी हुई है और समझने में आपको थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 बार इसको आप ध्यान से वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, इसको आप समझिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ज़रा प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों की किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। मतलब ये कह रहा है कि भाई लोकगीत की निबंध के अंदर किन पक्षों की चर्चा की गई है, पॉइंट्स लगा के आपको लिखना होगा। तो ये लो भाई, मैंने इसमें 9 पॉइंट लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं? लोकगीत हमारे देश में महत्वपूर्ण है, यहाँ पे महत्वपूर्ण लिख देना। लोकगीत में स्त्रियों का योगदान है। लोकगीत विभिन्नता यानी कि इनमें बहुत सारी विभिन्नता होती है, ये बहुत सारे अलग अलग होते हैं। लोकगीत और शास्त्रीय गीत, इसको काट दो या फिर इसमें ऐसे लिख दो, लोकगीत और शास्त्रीय गीत अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। इसमें सही से टाइप बच्चों हो नहीं पाया है तो आप लोग लिख लीजिएगा, अलग अलग होते हैं। 5वां है, लोकगीतों का विभिन्न अवसरों पर प्रयोग होता है, मतलब विभिन्न अवसरों में प्रयोग होता है। लोकगीत का इतिहास बहुत ही पुराना है। लोकगीत में संगीत के ज़्यादा यंत्रों की ज़रूरत होती नहीं है, और होती भी है तो कुछ यंत्रों से काम चल जाता है। और लोकगीत उनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें बनाए जाते हैं, ये भी आधा है बच्चों। नृत्य और लोकगीत, और साथ में लोकगीत के साथ में क्या होता है, नृत्य भी होता है। तो ये बिंदु कई सारे अधूरे रह गए हैं, टाइपिंग में शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था, फिलहाल आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा, अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, आपको चैप्टर के हिसाब से आंसर देना होगा। तो इसका उत्तर है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत त्योहारों पर नदियों में नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोण जीवनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त करजी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। मतलब इस चैप्टर को पढ़ के आपको लोकगीत की कौन सी विशेषता समझ में आई है वो आपको इसमें बतानी होगी। तो ये लो भाई, ये भी मैंने पॉइंट में लिखी हुई है। तो निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, लोकगीत में गाँवों
के जनजीवन की झलक प्राप्त होती है। मतलब लोकगीत के अंदर जो गांव के जनजीवन है उसके ऊपर बने होते हैं। लोकगीतों को समूह में मिलकर गाया जाता है। लोकगीतों को साधारण ढोलक, मंजरी, मुरली, झांझ, करताल के साथ गाया जा सकता है। इनके गाने के लिए संगीत का ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती और लोकगीत ऊंची आवाज़ में और मस्त होकर गाए जाते हैं। तो ये है हमारे थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति होते हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। इसमें मतलब हमारा एक वाक्य दिया हुआ है, जो कौन सा है, जो कि है कि भाई हर देश के अपने अपने क्या होते हैं? विद्यापति होते हैं। विद्यापति की मैंने आपको बताया किनको कहते हैं। विद्यापति एक तरीके से जो लोकगीत की रचना करते हैं, जो इन सबको बनाते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं विद्यापति। चलो, वाक्य का अर्थ। इस वाक्य का क्या अर्थ है? जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिली, कोकली, विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष भूमि रहती है। अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना। हाँ जी, अनुमान और कल्पना। पहला ये है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव और या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इन पर विचार करके लिखो। तो देखो, इसका उत्तर है शहरों में इन्हें बहुत कम ही देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे किसी न किसी रूप से गांव से जुड़े होते हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं और इसीलिए शहरों के लोकगीत में हमें अलग अलग गांव के लोकगीत की छवि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? मतलब ये कह रहा है कि भाई क्या आप ऊपर दी हुई बात से सहमत है? तो पहले तो इसका मतलब समझ लो। यहाँ क्या कह रहा है? जहाँ जीवन इठला इठला कर लहराती है, मतलब ये एक तरीके से गांव की बात कर रहा है, जहाँ पे खूब सारी फसलें लहलहाती हैं। ठीक है, और ये बात कर कि भाई गांव में जहाँ पे मनोरंजन की बिल्कुल भी कोई कमी अमी नहीं होती है, वहाँ भले लोकगीतों की कोई कमी है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वहाँ के लोकल भाषा में खूब सारे लोकगीत बनाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से, यानी इस वाक्य से आप सहमत है? तो जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। विदेशिया नामक लोकगीत के कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हैं जो इसे गाँव सुनाते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। अब जो आधा हमारा पार्ट है वो है विदेशिया नाम के लोकगीत के ऊपर। ये कह रहा है ये जो विदेशिया नाम के लोकगीत हैं, इनको गांव में घूम के कौन सुनाता है? तो भाई जो लोगों का समूह है जो कि ढोलक वोलक लेके चलते हैं, वही सुनाते होंगे, है कि नहीं? और आपको इस लोकगीत के बारे में और जानकारी निकाल कर क्लास में बताना होगा। भाषा की बात। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। मतलब ये कह रहा है कि लोक शब्द में आपको कुछ ना कुछ जोड़ के जितने शब्द आपके मतलब ख्याल में आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं, उनकी आपको सूची यानी कि लिस्ट बनानी होगी। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों के वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो ये लीजिए, मैंने कुछ आपके लिए बना दिए हैं, बाकी आपको खुद से बनाने होंगे। जैसे कि लोकपाल, लोकसभा, लोकप्रिय, लोकतंत्र, लोकपाल। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ये शब्द बना दिए हैं। आप खुद से भी चाहो तो कुछ बना सकते हो। अगला प्रश्न है, 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। मतलब जो 12मासा गाने होते हैं उसमें साल के 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इसका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्या है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो ये है भाई हमारी सूची, और इसको देखकर आपको इनका अर्थ बताना है। जैसे कि पहला है एक ताला। देखिए, एक ताला मतलब कि एक कहीं का एक ताला,
सरपंच, पंचों का जो मुखिया उसको सरपंच कहते हैं। चारपाई यानी चारों पैरों वाला कोई हमारा बिस्तर। इसी तरीके से हमारा तिरहा। एक सेकंड, ये इतने सारे नहीं, मैं सिर्फ आपको ये 3 बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद से भी ढूंढने हैं। ठीक है, खुद से ढूंढने की कोशिश करिए, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सीधे सीधे बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो खाली जगह यहाँ पे आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आपको को, में, से या का, इन 4 शब्दों का प्रयोग करके इन खाली जगहों को आपको भरना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करने की कोशिश करना। अगर इन केस नहीं हो रहा है तो ये लीजिए, मैंने आपके लिए कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे आप उसको खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। बाद में आप जो ये मेरा किया हुआ है इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म है। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स, क्योंकि इसमें जो लिखने की शैली थी, साथ में जो चैप्टर जिस शैली में लिखा हुआ है वो थोड़ी कठिन थी। ठीक है, मैं मानता हूँ हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, पर कोई बात नहीं, 2-3 बार आप इसकी वीडियो देखिएगा, आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। और साथ ही में अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई चीज़ है जो कि समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।